ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कितनी प्रॉपर्टीज हो गई थी भाई? 15। ओके, सो जो लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, इनफैक्ट लास्ट दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वो दोनों क्या क्या थी? तो 16th प्रॉपर्टी के लिए पहले जो लास्ट दोनों प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसको एक बार फिर से देख लेते हैं, जहां पर कहीं ना कहीं इंटीग्रल्स का एप्लीकेशन था। ठीक है, जहां पर कहीं ना कहीं इंटीग्रल्स का एप्लीकेशन था, तो हमने पढ़ा था सी नॉट प्लस या सी नॉट अपॉन 1 प्लस C1/2 प्लस C2/3 प्लस C3/4 प्लस सो ऑन अप टू इसी का लास्ट टर्म अगर Cn/n+1 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती थी 2n+1 -1 डिवाइडेड बाय n+1। इसको इंटीग्रल से निकाला था और यहाँ पर जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था वो था -1/n+1। ठीक है, और फिर इसी के साथ में अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन वाला टर्म देखा था हमने, जो कुछ ऐसा था C0 माइनस C1/2 प्लस C2/3 माइनस माइनस C3/4। तो जब जब बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का लोअर बाइनोमियल कोफिशिएंट नेगेटिव हो जा रहा था, तब तब एक नेगेटिव साइन बगल में आके खड़ा हो जा रहा था। ठीक है, तो लास्ट टर्म हमें पता नहीं था, तो उसको शगुन का -1n दे देंगे, -1n दे देंगे, Cn दे देंगे और डिवाइडेड बाय n+1 ले लेंगे। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट आ रहा था वो प्लस साइन के साथ जो कांस्टेंट टर्म था वो आ जाता था, मतलब 1 डिवाइडेड बाय n+1। ठीक है, तो अब देखो, तो यहां पर भी वही पुरानी वाली कहानी भाई, अगर सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स डिवाइडेड बाय इंटीजर्स और सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स डिवाइडेड बाय इंटीजर्स लेना है, तो एक केस लेते हैं जब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। जब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स बच जाएंगे भाई। ठीक है, इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स बच जाएंगे, दोनों को ऐड कर दिया, तो आउटपुट मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ C0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C4 डिवाइडेड बाय 5 प्लस सो ऑन। अब नहीं पता कि n जो लास्ट वाला है वो इवन है या ऑड है, तो लास्ट वाला टर्म मैं नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, दिस विल बी इक्वल्स टू, अच्छा इन दोनों को ऐड करेंगे तो आउटपुट आ जाएगा 2n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ऐसा कुछ आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर थ्रू आउट LHS से थ्रू आउट 2 कॉमन ले लिया जाए और फिर डिवाइड कर दिया जाए RHS में ले आकर के, ठीक है, इफ आई एम टेकिंग 2 कॉमन थ्रू आउट फ्रॉम LHS एंड डिवाइडिंग इट बाय RHS, ठीक है, आई विल गेट sum of even binomial coefficients divided by their one more than their respective lower binomial coefficient। तो यहां पर C4/5 उससे एक ज्यादा C6/7 एंड सो ऑन आएगा। its value will be equals to 2 raised to the power n+1 divided by 2। 2 raised to the power n+1 divided by 2 क्या हो जाएगा अक्षता? 2 raised to the power n+1 divided by 2 2 raised to the power n+1 divided by 2 क्या हो जाएगा अक्षता? थोड़ा मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। ठीक है, हमें कोशिश करती रहनी चाहिए। So I think 1 raised to n+1। बिल्कुल सही, 2 raised to the power n+1 डिवाइडेड बाय 2, 1 raised to the power n+1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा श्रेया, यस सर। क्या तुझे लगता है ये सही है? थोड़ा मुश्किल तो है। हाँ 2 raised to n आएगा।
2 रेज टू द पावर n आ जाएगा, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो जो आउटपुट है वो आ जाएगा, जो आउटपुट है वो आ जाएगा 2 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय n+1, ठीक है। तो ये एक और रिजल्ट हो गया जो हम पहले दोनों टर्म्स के, सॉरी ये रिजल्ट को ऐसे नहीं, ओके ये अब एक और रिजल्ट है जो हमें याद नहीं रखना है, बस इसका कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कैसे निकला था। दोनों को ऐड कर दिया, और वहीं अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट किया रहता, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट किए रहते, तो फिर क्या बचते भाई? ऑड बाइनोमियल, लोअर ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, हाँ लोअर ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स बचे रहते। तो देखो, तो मेरा एलएचएस जो आया रहता वो आया रहता 2 टाइम्स ऑफ C1 अपॉन 2 plus 2 times of C3 upon 4 plus 2 times of C5 upon 6 plus so on. This will be equals to, अच्छा भाई दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो देखो तो दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, अच्छा दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कौन कौन से टर्म्स चले जा रहे हैं? ये सब पॉजिटिव हो गए, ये सब पॉजिटिव हो गए, ये सब पॉजिटिव हो गए, और दिस माइनस दिस किया, दिस माइनस दिस किया, तो डिवाइड किया तो कैंसिल हो गया था, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो इसका 2 टाइम्स आ जाएगा। अच्छा चल, तो ये बन जाएगा, ये मुझे कोई सब्ट्रैक्ट करके बताएगा, अथर्व बताने वाला। बेटा सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आ जा रहा है अथर्व? 2 to the power n+1 minus 2 upon n+1, n+1 अपॉन n+1, वेरी गुड, बिल्कुल सही, अपॉन n+1 आ जा रहा है, ठीक है। चल, इसके बाद अगर मैं दीक्षा से पूछूं, दीक्षा बेटा अगर मैंने थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर दिया तो एलएचएस क्या हो जाएगा? दीक्षा थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर दिया तो एलएचएस क्या हो जाएगा बेटा? से एलएचएस से डिवाइड करना पड़ेगा, एलएचएस से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ एलएचएस में से मैंने 2 कॉमन लेकर के आरएचएस में डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा? C1 upon 2 plus C3 upon 4 plus C5 upon 6, बिल्कुल सही, C5 upon 6 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म हमें पता नहीं है। अच्छा, दिस विल बी इक्वल्स टू, अच्छा अब आरएचएस को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? आरएचएस को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? थोड़ा मुश्किल है। 2 to the power n+1 minus 2 divided by 2 into bracket n+1. ओके, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, तो जो डिनोमिनेटर वाला 2 है उसको मैं गायब करना चाहता हूं, वो नहीं होना चाहिए, तो फिर कैसे डिवाइड करेंगे? कैसे डिवाइड किया जाएगा भाई? कोई बात नहीं, थोड़ा मुश्किल है, मैं समझ सकता हूँ। MIT एंट्रेंस एग्जाम में प्रज्वल, ये MIT एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, ठीक। अरे समझनिया वापस आ गई, समझनिया इज बैक। समझनिया कैसी है अभी? ठीक है, सब सही हो गया, सब चिल है? यस सर। बता दे तो समझने, अगर 2 से डिवाइड कर दे रहा है न्यूमरेटर को, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला 2 से डिवाइड कर दे न्यूमरेटर को, तो क्या बच जाएगा? सर 2 को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से। नहीं, न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड करना है, जो डिनोमिनेटर वाला 2 है उससे न्यूमरेटर को डिवाइड करना है, ठीक है। इट विल बी 1 रेज टू पावर n+1 माइनस 1 और फिर वो 2 कैंसिल हो जाएगा। हाँ एक्सीलेंट, ठीक है सानिका, सही है बेटा। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, ठीक है, काफी तेज है आपके आंसर्स में, ठीक है निश्चित। ये लोग सही बोल रहे हैं क्या बेटा? नहीं सर, नहीं बोल रहे हैं सही, तो क्या हो जाएगा निश्चित? 2 raised to n-1 upon n+1. 2 raised to the power n-1 हो जाएगा, ठीक है। अतः वैसे किसी के ऊपर हंसते नहीं है। 2 raised to n, अच्छा उसके बाजू अच्छा, में अच्छा। -1. बिल्कुल सही बोला निश्चित ने, 2 raised to the power n-1 डिवाइडेड बाय n+1। थोड़ा सा मुश्किल था, मैं समझ सकता हूं, पर टफ क्वेश्चंस पूछना तो मेरी आदत है, ठीक है। तो एक और
एक और मुश्किल क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया था, कोई बात नहीं, आपने उसका डट कर सामना किया और उसका उत्तर दिया, ठीक है। ओके, सो हाँ, इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर ये जो रिजल्ट्स हैं, ये वाले रिजल्ट्स मिल जाते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं, ढेर सारे रिजल्ट्स आज देखने हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स पे। ओके, सो जो नेक्स्ट रिजल्ट है उसकी बात करते हैं, जो नेक्स्ट रिजल्ट है उसकी बात करते हैं। ओके, सो 17th वन में मुझे इस चीज की वैल्यू चाहिए। किस चीज की वैल्यू चाहिए? मुझे चाहिए वैल्यू C0 डिवाइडेड बाय 1 multiplied by 2 plus C1 divided by 2 multiplied by 3 plus C2 divided by 3 multiplied by 4 plus so on up to Cn divided by अच्छा इन्होंने पूरा ही ले लिया है, so instead of substituting 1 they want me to substitute 2, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन, एक्चुअली x is equals to 1 रखोगे तो यही आएगा, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया गया है। If I ask you what is 2 squared C0 divided by 1 multiplied by 2? What is 2 cube C1 divided by 2 multiplied by 3? 2 raised to the power 4 C2 divided by 3 multiplied by 4 and so on, and the last term is plus 2 raised to the power n plus 2 raised to the power n plus 2, 2 raised to the power n plus 2, बार बार गलत लिख दे रहा हूँ, 2 plus n लिख देता हूँ, 2 raised to the power 2 plus n multiplied by Cn divided by, ये ट्रेंड चलेगा तो देखो तो C2 का C3 C4 बनता है, तो यहाँ पर आ जाएगा n plus 1 multiplied by n plus 2। इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है, इसका आउटपुट चाहिए। अच्छा, इसका आउटपुट चाहिए तो सबसे पहले तो अब हमें वापस जाना पड़ेगा। कहां वापस जाना पड़ेगा भाई? जो बेसिक इंटीग्रल का आउटपुट था, वो क्या देता था? याद करो तो, जब हमने सिंपली इंटीग्रेट किया था तो वो आउटपुट देता था C0 टाइम्स ऑफ x। देखो हमारे डिनोमिनेटर में टर्म्स बढ़ जा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं 2 बार इंटीग्रेट हुआ है, डिनोमिनेटर में टर्म्स इंक्रीज हो जा रहे हैं, मतलब फिर से इंटीग्रेट किया गया है। देखो यहां पर ऐसा कुछ एक्सपेंशन हमें याद है, C0 टाइम्स ऑफ x, C1 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर्ड अपॉन 2, C2 टाइम्स ऑफ x क्यूब अपॉन 3 प्लस सो ऑन अप टू Cn टाइम्स ऑफ x रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। और इसका आउटपुट हमें याद है, इसका आउटपुट था x रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और फिर जब x की वैल्यू 0 रखते थे तो वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाता था माइनस ऑफ, जब x की वैल्यू 0 रख देते थे तो वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाता था माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। वो हमेशा आएगा, ऐसा नहीं कि सर x की वैल्यू n रखेंगे तभी आने वाला, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को कोई मतलब नहीं कि आप x की वैल्यू बाद में क्या रखने वाले हो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमने x की वैल्यू 0 रखी थी, ठीक है। So for finding the value of capital C on RHS, we substituted x is equals to 0 throughout the equation, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आप ये सोचो, आप कोई भी एक टर्म पकड़ लो, ठीक है, अभी कोई भी एक टर्म पकड़ लो, आपको ऊपर में दिख रहा है जो रिजल्ट चाहिए उसमें 2 के हायर पावर चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं x की जगह पर मुझे 2 सब्स्टिट्यूट करना है। ये चीज तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई, मैं बोल नहीं पाया उस चीज को, पर आप समझ गए मेरी भावनाओं को, ठीक है। तो क्रिस्टल क्लियर हो गई ये चीज कि मुझे वी आर सपोज्ड टू सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू 2 तो सब्स्टिट्यूट करना है, बट बिफोर दैट और एक बार इंटीग्रेट करना चेक व्हाट आर द टर्म्स कमिंग इन द डिनोमिनेटर, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। फॉर नाउ फॉर C2, अभी के लिए C2 के लिए वी आर हैविंग जस्ट 1 3 इन द डिनोमिनेटर। व्हाट वी रिक्वायर, व्हाट वन मोर टर्म डू वी रिक्वायर? एक और कौन सा टर्म चाहिए भाई डिनोमिनेटर में? 4 चाहिए। अच्छा, x क्यूब से 4 तक कैसे पहुंच सकते हैं? जब हम उसे एक बार फिर से इंटीग्रेट कर देंगे, एक बार फिर से इंटीग्रेट कर देंगे और x इज इक्वल्स टू 2 थ्रू आउट रख देंगे, तो बात बन जाएगी क्या भाई? बात बन जाएगी, जो चीज चाहिए वो मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो देखो अब LHS को मैं अलग से, LHS में देखो 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले वाले स्टेप में पहले इंटीग्रेट करना है और फिर x की वैल्यू 2 रखनी है,
पहले एलएचएस की बात कर रहे हैं, पहले इंटीग्रेट करना है, फिर एक्स की वैल्यू 2 रखनी है। ठीक है, चलो ठीक है। आरएचएस में गड़बड़ होने वाला आपको पता है, आरएचएस में कुछ तो गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, आरएचएस की बात बाद में देखेंगे। एलएचएस वाला आपको समझ में आ गया भाई कि जब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो सी नॉट बन जाएगा एक्स स्क्वायर्ड अपॉन 2 और फिर एक्स की वैल्यू 2 रख दोगे तो सी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हम केवल एलएचएस को इंटीग्रेट नहीं करते, हम थ्रू आउट अपने इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं। ये ज्यादा खतरनाक है भाई, क्योंकि जब इंटीग्रेट करेंगे एलएचएस और आरएचएस को तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आने वाला है। और कभी ये मत सोचना कि सर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन केवल आरएचएस में ही आता है क्या, ऐसा नहीं है। अरे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो आरएचएस में -1/n+1 दिख रहा है अभी, अगर उसको एलएचएस में, अगर उसका बॉर्डर पार करा दूं, अगर इसको एलएचएस में लेके आ जाता तो मैं बोलता ये +1/n+1 है। ठीक है, तो हर एक छोटे छोटे इंटीग्रल्स में, ठीक है, हर एक छोटे छोटे इंटीग्रल्स में कुछ ना कुछ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया होगा। उन सारे कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन का एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करके मैंने -1/n+1 लिखा है। ठीक है, फिर से सुनो मेरी बात। जब आपको मैं बोलता हूं कि आप x² + x को इंटीग्रेट करो, तो आप क्या करते हो, आप इंटीग्रेट करते हो x² को, इंटीग्रेट करते हो x को। ठीक है, x² को इंटीग्रेट करते हो x³/3 आता है, x को इंटीग्रेट करते हो x²/2 आता है। फिर इन्हीं के साथ में इसका एक अपना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, x²/2 का अपना एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है। पर हम लोग बार बार उस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को नहीं लिखते भाई। क्यों नहीं लिखते, पेन की इंक खत्म हो जाएगी, टाइम नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, ये C1 और C2 को एक साथ मिलाकर के एक नया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख देते हैं। ठीक है, मतलब हर एक रिप्रेजेंटेटिव इंटीग्रल का, सिंगल इंटीग्रल का एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बन रहा है। और जब सारे के सारे को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो सभी का मिला करके जो लास्ट में फाइनल आउटपुट मिल रहा है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का, वो आ रहा है उस वाले इक्वेशन में -1/n+1। क्लियर है क्या? ये -1/n+1 केवल आरएचएस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं है, ये पूरे के पूरे इक्वेशन का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। क्लियर हुई ये चीज? Yes. सभी को समझ में आया? चलो, तो आपको ये तो ट्रिक पता चल गई कि आपको एलएचएस जो ऊपर में टर्म दिया है, जो ऊपर में वैल्यू चाहिए, जो ऊपर में एक्सपेंशन चाहिए, रिजल्ट चाहिए, वहां तक पहुंचने के लिए आपको अपने एलएचएस को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपने एलएचएस को, आरएचएस को अकेला नहीं छोड़ सकते, तो आरएचएस को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पर अभी के लिए हम याद रखने के लिए या थोड़ा सा अपने कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए मान लेते हैं कि जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आने वाला है, सबका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सबका है, वो मेरे आरएचएस में दिखाई देगा। हम उसे फिर से अपने आरएचएस में लिखने वाले हैं, फिर से इंटीग्रेट करेंगे, फिर से एक नया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आने वाला है, उसको अपने आरएचएस में रखने वाले हैं। क्लियर है ये चीज सभी को? Yes. तो अब मैं अपने एलएचएस को, हाँ बेटा बोलो। आरएचएस में वो 1 + x⁴n+1 रहना चाहिए ना? कहां पर? फिर आरएचएस का फर्स्ट टर्म 1 + x⁴n+1 1 + x⁴n+1 रहेगा। ये अरे ऊपर में तो नहीं लिख दिया गड़बड़, 2⁴ लिखा था ना। हाँ, ये 1 + x⁴n+1 रहेगा, 1 + x⁴n+1 रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब मैंने इक्वेशन को थ्रू आउट इंटीग्रेट किया, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा C0 टाइम्स ऑफ x²/2 प्लस C1 टाइम्स ऑफ x³ पहले से एक 2 था मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस C2 टाइम्स ऑफ x⁴ डिवाइडेड बाय पहले से एक ऑलरेडी 3 था, अब एक 4 भी आ जाएगा, प्लस सो ऑन अप टू जो लास्ट टर्म आएगा वो आ जाएगा Cn टाइम्स ऑफ x⁴n+2 डिवाइडेड बाय पहले से एक n+1 था, अब जो नया वाला n+2 आया है वो वाला टर्म नीचे आ जाएगा। अच्छा, तो एलएचएस का इंटीग्रल तो बहुत आसान था। एलएचएस में भी जब आप इंटीग्रेट किए होगे तो सभी का एक इंडिविजुअल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया होगा, पर उन सारे के सारे कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन का एक सिंगल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैं आरएचएस में लिखने वाला हूं। चलो, आरएचएस को इंटीग्रेट करते हैं। अच्छा, आरएचएस को इंटीग्रेट करेंगे तो 1 + x⁴n+1, 1/n+1 तो पहले से एक कांस्टेंट है, तो 1/n+1 को डिस्टर्ब नहीं करना। 1 + x⁴n+1 का इंटीग्रल 1/n+1 को मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा, सानिका तू भी डिस्टर्ब मत करना, ठीक है। 1/n+1 को एज इट इज लेते हैं और 1 + x⁴n+1 का इंटीग्रल हो जाएगा
1 plus x raised to the power n plus 2 +2 डिवाइडेड बाय n plus 2। वेरी गुड, सभी को समझ में आया, बहुत अच्छे। अच्छा, अब देखो दूसरा वाला 1/n+1 पहले से कांस्टेंट है, कांस्टेंट की इज्जत नहीं करते, लेकिन इंटीग्रल में कांस्टेंट के साथ एक x आ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट। अरे मैं बोला आपको -3 का इंटीग्रल, क्या आप बोलोगे सर -3 को बाहर भेजो, केवल dx को इंटीग्रेट करो, उसका इंटीग्रल आ जाएगा x, तो -3x। तो जब भी किसी कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेट करते हैं तो वो वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है वो वेरिएबल आ जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है ना भाई? एक बार नहीं क्लियर है तो फिर से पूछ लो। कांस्टेंट की इज्जत नहीं की, बाहर निकाल दिया, बाहर निकाला तो अंदर में 1 तो बैठा हुआ है। 1 क्या होता है? x रेज टू द पावर 0, तो हम एक्चुअली x रेज टू द पावर 0 + 1/0 + 1 करते हैं, तब ये x आ जाता है। ठीक है, बताया था। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स में बताया था कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन क्यों x आ जाता है, या क्यों जिस चीज के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेट वो चीज आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आ सर गया। अब RHS में और एक बार 1 - n/1 लिखना। अब RHS में क्या आएगा वो देखा जाएगा। तो जो भी आने वाला है उसके लिए मैंने प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले लिया, मुझे नहीं पता कि वो क्या आने वाला है, पर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले लिया। अब उसको निकालने के लिए यूजुअली जरूरी नहीं कि x की वैल्यू 0 ही रखी जाए, पर x की वो वैल्यू रखी जाएगी जिससे कि सारे के सारे टर्म्स कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो जाए और कोई एक नंबर बच जाए, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक फिक्स्ड नंबर आने वाला है। ठीक है, चलो, तो यहां पर भी आपको समझ में आ रहा है कि बेटर वैल्यू क्या होगी, x की कौन सी वैल्यू रख दें, पूरे के पूरे इक्वेशन में खत्म कर दें, 0 रख दें। ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे, x 0 रखेंगे तो पूरा का पूरा इक्वेशन खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या भाई? LHS में बचा 0, RHS में बचा x की जगह पर 0 रख दिया, तो 1/n+1 मल्टीप्लाइड बाय n+2 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, तो जो मेरा नया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ रहा है वो आ जा रहा है, जो नया वाला c लिखा हूं मैं वो आ जा रहा है -1 डिवाइडेड बाय, देख रहे हो ना भाई, देख रहे हो, किसी को कोई शक, संदेह, डाउट कुछ नहीं है ना भाई? 1/n+1 n+2 के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है x का, के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है x का। ओके, क्लियर है? मस्त क्लियर हो गया एकदम। चलो, Yes. बहुत बढ़िया। तो x की वैल्यू 0 रखने पर ये आया था, पर x की वैल्यू 0 रखनी नहीं है, ये तो केवल हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए किया था। तो एक्चुअल जो इक्वेशन है वो अभी भी वही रहेगा, वो रहेगा c0x² डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस c1x³ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस c2x4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस अप टू प्लस cnxn+2 डिवाइडेड बाय n+1 n+2 n+1 n+2 इज इक्वल्स टू यहां पर RHS में है 1 + x रेज टू द पावर 1 + x रेज टू द पावर n+2 1 + x रेज टू द पावर n+2 डिवाइडेड बाय n+1 डिवाइडेड बाय n+1 मल्टीप्लाइड बाय n+2। ये तो एक टर्म माइनस x डिवाइडेड बाय n+1, दूसरा वाला टर्म माइनस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अभी जो निकाला 1 डिवाइडेड बाय n+1 मल्टीप्लाइड बाय n+2। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ट्रिक पता चल गई भाई। अब x की जगह पर लास्ट वाली चीज भाई, लास्ट सब्स्टिट्यूशन वो हो जाएगा, x की जगह पर मुझे वो वैल्यू जो ऊपर में लिखी हुई है वो वैल्यू फाइंड करने के लिए x की जगह पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा 2, x = 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, सो x = 2 सब्स्टिट्यूट किया तो आ जाएगा 2² c0 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस c1/2³ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस c2/4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, मैं लास्ट टर्म नहीं लिख रहा हूं, प्लस अप टू सो ऑन इज इक्वल्स टू, हाँ x की जगह पर रखा 2, तो इधर आ जाएगा 3 raised to the power n+2 डिवाइडेड बाय n+1 n+2 माइनस x की जगह रखा 2 डिवाइडेड बाय n+1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय
1 डिवाइडेड बाय n+1 n+2, 1 डिवाइडेड बाय n+1 n+2। ठीक है, चलो आर्यन बेटा, आर्यन बेटा Yes, sir. एलसीएम कैसे ले लेंगे इसका? एलसीएम जल्दी से एक बार ले ले, तो पूरे का एलसीएम ले ले। आरएचएस को सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है, तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या बन जाएगा मेरा आरएचएस? सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, तो फिर क्या बन जाएगा न्यूमरेटर में? सर सबसे पहले 3n+2 अपॉन n+1 अपॉन n+2 -2 अपॉन n+1 इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके बाद में जो रिजल्ट आएगा उससे -1 अपॉन n+1 अपॉन n+2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अच्छा अच्छा, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, म्यूट कर ले खुद को। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है, ओके। ओम बेटा काफी दिनों बाद दिख रहा है, ओम कैसा है? ठीक है, ठीक है, अच्छा है ना? हाँ चल सही है। पार्थ बेटा इसका एलसीएम कैसे ले लेंगे? सर 2 अपॉन n+1 को 2 से n+2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट, इसको n+2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 एज इट इज लिख देंगे और बाकी चीजें बिल्कुल सेम हो जाएंगी। बाकी n+1 मल्टीप्लाइड बाय n+2 एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 3n+2 -2n - 5 डिवाइडेड बाय n+1 n+2, n+1 मल्टीप्लाइड बाय n+2। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। ओके चलो भाई, तो हम फाइनल रिजल्ट लिख देते हैं। उधर कहाँ से शुरुआत की थी? यहाँ पर मैं फाइनल रिजल्ट लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा स्पेस लेकर के। हाँ भाई, फाइनल रिजल्ट आ रहा है 3 n+2 -2n - 5 डिवाइडेड बाय n+1 n+2, n+2 n+1 या n+1 n+2। ठीक है, चलो भाई, तो फिर से ये रिजल्ट याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है 2 बार इंटीग्रेट करके x की वैल्यू 2 रख दी थी यहाँ पर। ठीक है, अब अभी तक हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज में एक बाइनोमियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व हो रहा था। ठीक है, बाइनोमियल कोफिशिएंट एक ही बार इन्वॉल्व हो रहा था, मतलब C0 मल्टीप्लाइड बाय C5 नहीं था, C1 मल्टीप्लाइड बाय C3 नहीं था। ठीक है, अब हम जो प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं उनमें पेयर ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कहीं ना कहीं उनके प्रोडक्ट, उनके सम के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी से हम पढ़ेंगे यहां पर प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स में यहां पर प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, ये केवल मैं प्रोडक्ट लिख दे रहा हूं, प्रोडक्ट फॉर्म है। ठीक है, ओके। अब इसमें भी 2 टाइप होते हैं, तो इसमें टाइप 1 के बारे में बात करते हैं। किस तरह से सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। ठीक है, अच्छा, सो मेरे पास एक एक्सपेंशन है, C0 टाइम्स ऑफ CR, C0 मल्टीप्लाइड बाय CR, R जहां पर कोई नंबर आने वाला है, प्लस C1 मल्टीप्लाइड बाय CR+1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाय CR+2 प्लस सो ऑन प्लस CN - R मल्टीप्लाइड बाय CR। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बार देख के मुझे बताओ कि यहां पर CN होगा लास्ट वाला। ठीक है, CN, ठीक है, एक बार मुझे देख के बताओ तो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी है जो लोअर बाइनोमियल कोफिशिएंट सेटिस्फाई कर रहे हैं? ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो लोअर बाइनोमियल कोफिशिएंट सेटिस्फाई कर रहे हैं? कौन सी चीज है जो यूनिफॉर्म है इनमें? सर अगर हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक कांस्टेंट मिल जा रहा है। बिल्कुल R. सही, बिल्कुल सही। तो यहां पर डिफरेंस ऑफ लोअर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स
बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ये होते हैं कांस्टेंट, ठीक है। मतलब पहला वाला टाइप है, इस तरह की सीरीज की वैल्यू हमें फाइंड करनी है जहां पर डिफरेंस ऑफ लोअर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बिल्कुल सेम रहने वाले हैं, डिफरेंस ऑफ लोअर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बिल्कुल सेम रहने वाले हैं। तो मुझे इस चीज की वैल्यू चाहिए, इस चीज की वैल्यू चाहिए, इस टाइप की जितनी भी चीजें होंगी उन चीजों की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन वाला पार्ट इसमें बिल्कुल सिंपल है। आपको दो एक्सपेंशन करने हैं, दो तरह के एक्सपेंशन करने हैं। एक 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n का एक्सपेंशन और एक x प्लस 1 रेज टू द पावर n का एक्सपेंशन, ठीक है। एक सेकंड इसको चार्जिंग में, ठीक है। तो जब भी मेरे डिफरेंस ऑफ लोअर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बिल्कुल कांस्टेंट होते हैं तो इसकी ट्रिक है, इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। किस तरह से भाई? इसमें दो एक्सपेंशंस यूज करते हैं। एक एक्सपेंशन है, मुझे लेना पड़ेगा 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n का एक्सपेंशन, ठीक है। आपको पता है 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n का एक्सपेंशन होता है c0 प्लस c1x, c0 प्लस c1x। मैं सही लिख रहा हूं ना भाई अनीशा? c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3x क्यूब प्लस सो ऑन अप टू cn x रेज टू द पावर n प्लस cn x रेज टू द पावर n। अच्छा भाई, एक तो आपको इसका एक्सपेंशन लिखना है, ध्यान देना, जब डिफरेंस ऑफ लोअर बाइनोमियल कोफिशिएंट सेम हो बिल्कुल, तो एक आपको इसका एक्सपेंशन लिखना है और एक आपको एक्सपेंशन लिखना है x प्लस 1 रेज टू द पावर n, ठीक है। सो ध्यान, x प्लस 1 रेज टू द पावर n का एक्सपेंशन क्या होगा बेटा? c0 x raised to the power n plus c1 x raised to the power n minus 1 plus c2 x raised to the power n minus 2 प्लस सो ऑन। और इसी में एक टर्म होगा, जो लास्ट वाला टर्म होगा वो होगा c0 x रेज टू द पावर 0, नहीं cn x रेज टू द पावर 0, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, cn हो जाएगा बढ़ते बढ़ते cn x रेज टू द पावर 0, ठीक है। अच्छा भाई, अब देखो मुझे चाहिए क्या। देखो, जब मैं यहां पर इसी सिलसिले में बीच का कोई एक टर्म देख लेते हैं, बीच का, क्योंकि सी आर की जरूरत है, ठीक है। तो जब मैं ऊपर वाले के एक्सपेंशन में x का पावर r देखूंगा तो सी आर एक्स रेज टू द पावर r आता रहेगा, ठीक है, एंड सो ऑन, और यही आखिरी में जाकर के cn x रेज टू द पावर n बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये वाले सिलसिले में सेकंड वाले एक्सपेंशन में x रेज टू द पावर r का कोफिशिएंट क्या होगा? सेकंड वाले एक्सपेंशन में x रेज टू द पावर r का कोफिशिएंट क्या होगा? सोचो तो। CR रहेगा। फिर से एक बार सोच लो बेटा। अच्छा, CR में x का, हाँ CR जब लिखूंगा तो फिर वहां पर x का पावर क्या होगा? n माइनस r, ठीक है, ठीक है। और ये सिलसिला चलता रहेगा, C0 से शुरू हुआ cn पे जाएगा, x रेज टू पावर n से शुरू हुआ x रेज टू पावर 0 तक जाएगा, ठीक है। चलो, अब सही है। अच्छा भाई, तो देखो, अगर मैं अपने एक्सपेंशन में C0 को मल्टीप्लाई करता हूं CR से, C0 को मल्टीप्लाई करता हूं CR से, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे x का कौन सा पावर मिलेगा? x का पावर n प्लस r मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं C1 को, अब x रेज टू द पावर r का कोफिशिएंट है CR, तो x रेज टू द पावर r माइनस 1 का कोफिशिएंट इसके जस्ट पहले वाला टर्म होगा, ठीक है, वो होगा x रेज टू द पावर NCR माइनस 1 x रेज टू द पावर r माइनस 1, ठीक है। तो यहां पर क्या मिल रहा है? यहां पर x रेज टू द पावर, यहां पर मैंने दोनों को एक एक कम कर दिया क्या? नहीं, देखो तो मैंने C1 और CR प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना। अच्छा, C1 और CR प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है, तो इसका नेक्स्ट वाला टर्म रहेगा C ऑफ R प्लस 1, इसके बाद वाला टर्म आने वाला है C ऑफ R प्लस 1, ठीक है। तो मैं इसके बाद वाले टर्म को लिख नहीं रहा हूं, बस उसकी जगह पर ऐसा ग्रीन कर दे रहा हूं, ठीक है। तो देखो, यहां पर मैं क्या चीज मैच कर रहा हूं? जब मैंने C0 और CR को मल्टीप्लाई किया, ये वाला C0 और ये वाला CR को मल्टीप्लाई किया, तो मुझे x का पावर r मिला, सॉरी x का पावर n प्लस r मिला, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट वाला टर्म है C1 और CR प्लस 1, ठीक है।
तो जब मैंने ये वाले C1 को मल्टीप्लाई किया, इसका नेक्स्ट वाला टर्म CR x रेज़ टू द पावर r का नेक्स्ट वाला टर्म क्या होगा भाई? CR प्लस 1 x रेज़ टू द पावर r प्लस 1, ठीक है। अच्छा, तो उसमें भी x का पावर क्या होगा? पहले x का पावर n-1 था, उसके नेक्स्ट वाले टर्म में x का पावर r प्लस 1 हो जाएगा, तो n-1 प्लस r प्लस 1 x का पावर n प्लस r हो जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। मतलब मैंने जो अभी दूसरा वाला टर्म लिया, उसमें भी x का पावर क्या बन रहा है? उसमें भी x का पावर क्या बन रहा है? x का पावर n प्लस r बन रहा है, ठीक है। आप देखो, तो अगर आप एक और आगे बढ़ोगे, C2 और CR प्लस 2 को मल्टीप्लाई करोगे, अगर मैं C2 और CR प्लस 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, तो C2 के पास x का पावर है n-2, दूसरे वाले को देखो, C2 के पास है x का पावर n-2, x का पावर n-2, और जो तीसरा वाला टर्म होगा, मतलब वो ग्रीन वाले के बगल में पहले वाले एक्सपेंशन पे जो नेक्स्ट वाला टर्म होगा, वो होगा CR प्लस 2 x रेज़ टू द पावर r प्लस 2। यहां पर जो इसका नेक्स्ट वाला टर्म होगा वो हो जाएगा CR प्लस 2 x रेज़ टू द पावर r प्लस 2, ठीक है। तो x रेज़ टू द पावर n-2 मल्टीप्लाइड बाय x रेज़ टू द पावर r प्लस 2 दे देगा मुझे फिर से x रेज़ टू द पावर n प्लस r, ठीक है। इसका मतलब तीसरे वाले टर्म में भी मुझे चाहिए x का पावर n प्लस r ही। तो ये जो ऊपर वाला एक्सपेंशन है ना, ये जो ऊपर वाला एक्सपेंशन है, इसमें मुझे कहीं ना कहीं चाहिए ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, वो किस चीज के कोफिशिएंट्स हैं भाई? x रेज़ टू द पावर n प्लस r के कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है वो मुझे कब मिलेगा? प्रोडक्ट मुझे तभी मिलेगा जब मैं इन दोनों एक्सपेंशंस को, जो मैंने नीचे लिखे हैं, वो दोनों एक्सपेंशंस को मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन उसमें तो बहुत सारे अलग अलग मल्टीप्लीकेशन मिलेंगे, तो सारे के सारे मल्टीप्लीकेशन मुझे नहीं चाहिए, मुझे वही मल्टीप्लीकेशंस चाहिए जहां पर कोफिशिएंट ऑफ, जहां पर ये जो टर्म है C0 CR, ये कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर r प्लस x रेज़ टू द पावर n प्लस r हो जाए, या r प्लस n हो जाए, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूं, मैं 1 प्लस x रेज़ टू द पावर n को मल्टीप्लाई करने वाला हूं x प्लस 1 रेज़ टू द पावर n से, और जब मैं RHS को मल्टीप्लाई करूंगा तो ढेर सारे मल्टीप्लीकेशंस मिलेंगे, ठीक है। जैसे आपको ऐसा भी कुछ मिल सकता है, एक चीज तो जो मिलने वाली है मैं फाइनली लिख दे रहा हूं, जो हमें चाहिए भी, आपको मिलेगा C0 मल्टीप्लाइड बाय CR, आपको मिलेगा C1 मल्टीप्लाइड बाय CR प्लस 1, आपको मिलेगा C2 मल्टीप्लाइड बाय CR प्लस 2, और ये जो भी सारे टर्म्स हैं ये होंगे कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर n प्लस r, ठीक है। x रेज़ टू द पावर n प्लस r के कोफिशिएंट्स होंगे। अच्छा, लेकिन केवल x रेज़ टू द पावर n प्लस r के कोफिशिएंट्स नहीं मिलेंगे, x के तो ढेर सारे अलग अलग कोफिशिएंट्स मिलने वाले हैं, प्लस और भी ढेर सारे टर्म्स होंगे। जैसे कि जब आप इस C0 को इस वाले C0 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कुछ ऐसा आएगा, C0 स्क्वायर x रेज़ टू द पावर n, एंड और भी अलग अलग टर्म्स मिलेंगे। हमारे लिए काम का टर्म कौन सा है भाई? यही वाला टर्म, कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर n प्लस r, ठीक है। तो अगर मैंने RHS में कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर n प्लस r ले लिया, RHS में ये वाला टर्म ले लिया, तो ये वाला जो टर्म है वो RHS में x रेज़ टू द पावर n प्लस r का कोफिशिएंट है, तो ये LHS में भी x रेज़ टू द पावर n प्लस r का ही कोफिशिएंट रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको C0 CR प्लस C1 CR प्लस 1 प्लस C2 CR प्लस 2 इसकी वैल्यू चाहिए, जो कि RHS में कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर n प्लस r है, तो ये LHS में भी कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर n प्लस r होगा। लेकिन LHS में अभी टर्म्स क्या है भाई? अभी LHS के टर्म्स को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखता हूं, इसको मैं लिखता हूं 1 प्लस x रेज़ टू द पावर 2n, 1 प्लस x रेज़ टू द पावर 2n। अब मेरा RHS है कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर n प्लस r, तो 1 प्लस x रेज़ टू द पावर 2n में भी आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको LHS और RHS के टर्म्स को कंपेयर करना है, इसलिए आपको LHS से भी निकालना पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर n प्लस r। RHS से भी यही चाहिए होगा, जो LHS से भी वही चाहिए होगा, क्योंकि दोनों तरफ में आप कोफिशिएंट ऑफ n प्लस r को ही, कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर n प्लस r को ही कंपेयर करने वाले हो। RHS में कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर n प्लस r वो चीज है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कांस्टेंट वाले फॉर्म का है, और LHS में x रेज़ टू द पावर n प्लस r सिंपली हो जाएगा। अरे इसके एक्सपेंशन में तो कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर n प्लस r आपको पता ही है, 1 प्लस x रेज़ टू द पावर 2n के एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ x प्लस r
कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर n प्लस r होता है 2nc n प्लस r, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि 2nc n प्लस r कहीं ना कहीं बराबर होता है 2nc n माइनस r के, ठीक है। तो जो ऊपर वाली वैल्यू जिसकी वैल्यू हमें चाहिए थी उसका आउटपुट हो जाएगा या तो 2nc n प्लस r या फिर 2nc n माइनस r, ठीक है। चमका क्या? Yes. हाँ, तो इसका आउटपुट हो जाएगा 2nc, इसका आउटपुट हो जाएगा 2nc n प्लस r या फिर 2nc n माइनस r। मैं एक चीज लिख रहा हूं, दूसरी चीज आपको अपने आप समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो भाई, कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? So last part एक और explain. लास्ट वाले स्टेप में, मैं सेकंड लास्ट वाले स्टेप में मैं ये बोल रहा हूं कि वो वैल्यू जो मुझे फाइंड करनी है वो कहीं ना कहीं कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर n प्लस r ही है। तो अगर वो RHS में कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर n प्लस r है तो वैल्यू LHS में भी कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर n प्लस r ही होगी, ठीक है। तो मेरा LHS है 1 प्लस x रेज़ टू द पावर 2n। अब 1 प्लस x रेज़ टू द पावर कद्दू होता ना, और फिर भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए होता, तो आप कद्दू C2 जिस चीज का कोफिशिएंट चाहिए होता है उस चीज का कोफिशिएंट निकालने के लिए अपर बाइनोमियल कोफिशिएंट वही रख देते हैं जो 1 प्लस एक्स का पार होता है। तो अगर 1 प्लस एक्स का पार कद्दू है तो आपका जो अपर बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो कद्दू बन जाएगा भाई। और फिर जो एक्स का पार चाहिए आपको, उसमें सपोज एक्स का पार 2021 चाहिए, तो आप लिखोगे कद्दू C 2021। समझ में आया भाई? तो वैसे ही यहां पर आ गया, मुझे RHS LHS से चाहिए था इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 2n कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर n प्लस r, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 2nc n प्लस r ले लिया। चमका क्या? Yes. हाँ, तो देखो ये वाला ऐसे नहीं पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा, इसमें वेरिएशंस आएंगे। वेरिएशंस देख लेते हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है। इस क्वेश्चन के वेरिएशंस क्या क्या हो सकते हैं? कुछ वेरिएशन नहीं, r की वैल्यूज चेंज करनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन के वेरिएशंस की बात की जाए तो अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट इज C0 C2 प्लस C1 C3 प्लस C2 C4 प्लस सो ऑन, इसका सम क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर इसका सम हो जाएगा, इसका लास्ट वाला टर्म क्या होगा, सोचने दो तो। Cn माइनस 2 Cn, हाँ, इसका टोटल सम क्या हो जाएगा? देखो तो कितने का डिफरेंस है? दो का डिफरेंस है, तो इसका फाइनल आउटपुट क्या हो जाएगा? 2nc n plus 2 n प्लस 2 n प्लस r, 2nc n प्लस r, n प्लस 2 हो जाएगा या n माइनस 2 हो जाएगा, जो आपका मन करे वो लिख सकते हो भाई, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो जाएगा। पढ़ जाए आगे भाई, और वेरिएशंस चेक करें। Yes. ओके, एक और वेरिएशन है जो थोड़ा सा ज्यादा सिंपल है, वो ये है और वो हमारे मॉड्यूल में भी है। अगर मुझसे कोई पूछे कि व्हाट इज C0 स्क्वायर, व्हाट इज C1 स्क्वायर, C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू Cn स्क्वायर, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? मैं सोच तो यहां पर डिफरेंस कितने का है? दोनों सेम ही है सर, मल्टीप्लाई सेम है तो दोनों में डिफरेंस लोअर, तो सेम एम नहीं चलता भाई। लोअर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का डिफरेंस क्या है, वो नंबर क्या है? C0 इंटू C0 है, डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कुछ तो होगा ना, वो नंबर तो होगा ना कुछ। डिफरेंस नहीं है का मतलब क्या होता है? ऐसा थोड़ी ना होता है। डिफरेंस क्या है? वन ही है ना? वन है डिफरेंस। काफी बेहतरीन प्रदर्शन आपका। Zero है सर। जीरो है यार, जीरो है, हाँ जीरो है, ठीक है। जीरो का डिफरेंस है तो r की जगह पर जीरो रखो, तो इसका समेशन क्या आ जाएगा? 2nc n आ जाएगा, r की जगह पर जीरो रख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ भी अपने मन से नंबर रखे, हाँ अपने जगह अपने मन से कोई भी नंबर रखोगे तो वो प्लस r आ जाएगा, तो बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं उसको, ठीक है। चमक गया भाई? Yes sir. ट्रिक क्या है, जब लोअर बाइनोमियल कोफिशिएंट का डिफरेंस सेम हो तो आप दो एक्सपेंशन यूज करोगे, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n का एक्सपेंशन और
x प्लस 1 रेज़ टू द पावर n का एक्सपेंशन, ये दोनों एक्सपेंशन यूज करूंगी, ठीक है। चलो बढ़ जाते हैं, इसके वेरिएशंस देख लिए। अब एक छोटू सा क्वेश्चन देख लेते हैं। छोटू सा क्वेश्चन ऐसा है, छोटू सा क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाया गया है, तो इस तरह के वेरिएशन आपको चमकना चाहिए भाई, ठीक है। यहां पर है 30C0 30C10 माइनस 30C01 30C11 प्लस 30C2 30C11 12 माइनस सो ऑन, ओके, इवन में पॉजिटिव, सो अगर ये 20 तो प्लस 30C20 30C30, इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है। ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, क्वेश्चन है, एप्लीकेशन वाला पार्ट देख रहे हैं उसका, ठीक है। तो एक चीज तो आपको चमक गई भाई, एक चीज तो आपको चमक गई कि लोअर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का डिफरेंस बिल्कुल सेम है, लोअर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का डिफरेंस बिल्कुल सेम है, ठीक है। थर मानता है ना, डिफरेंस कितने का है? 10 का है, ठीक है। पर आप बोलोगे सर यहाँ पर गड़बड़ हो जा रही है, बीच में अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन आ जा रहे हैं, तब क्या किया जाएगा? अगर अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन आ जाएंगे तो ऋषिकेश की आवाज आई, धीमी सी आवाज, बकोरे ऋषिकेश, x plus 1 raised to n x plus 1 plus x raised to n कर रहे थे ना उधर ही, इसलिए को 1 minus x कर देंगे। सही चमका। देख कंफर्टेबली हम जब देखो बीच में जब भी पॉजिटिव नेगेटिव साइन आएगा ना, तो आपको आपने दो एक्सपेंशंस लिखे थे, 1 plus x raised to the power n और 1 plus x raised to the power n और x plus 1 raised to the power n, ठीक है। तो आप इन दोनों में से किसी एक को नेगेटिव दे दो, किसी एक को नेगेटिव दे दो, एक को पॉजिटिव दे दो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको नेगेटिव दे रहा हूं, इसको पॉजिटिव दे रहा हूं। अब आप बोलोगे क्या सर हम हमेशा ऐसा ही करेंगे? हाँ, आप हमेशा ऐसा ही करो, क्योंकि 1 minus x raised to the power n थोड़ा सा पहले हमने पढ़ा था। 1 minus x raised to the power n जब करोगे तो जो कोफिशिएंट है बाइनोमियल, लोअर बाइनोमियल कोफिशिएंट है, वही x का पावर भी बन जाता है, तो थोड़ा इजी है जज करना उसका साइन वगैरह, ठीक है। तो 1 minus x raised to the power n का जो अरे n नहीं भाई, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? 30। तो मैं अब तो पूरा एक्चुअल इसी क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं, तो 30 लेके सॉल्व करोगे। अगर n होता ऑफ कोर्स तो n ले लेते, नहीं होता कोई नंबर तो n ले लेते। अच्छा, तो ये दे देगा मुझे 30C0 माइनस 30C1x प्लस 30C2x स्क्वायर्ड माइनस 30C3x क्यूब प्लस सो ऑन, और लास्ट टर्म देगा मुझे, इनफैक्ट लास्ट टर्म तक जाना ही नहीं है, क्या चले जाते हैं, लास्ट टर्म देगा 30C30 x रेज टू द पावर 30, ठीक है। अभी नहीं पता लास्ट टर्म तक जाना था या नहीं जाना था, आ जाएगा समझ में, जो ट्रेंड है वो देख के समझ में आ जाएगा। अच्छा, दूसरे वाले एक्सपेंशन की बात करते हैं। दूसरे वाले एक्सपेंशन में अब उल्टा चलेंगे भाई। सो 30C0 x रेज टू द पावर 30, इसमें तो सब प्लस है, तो 30C1 x रेज टू द पावर 29 प्लस 30C2 x रेज टू द पावर 29 28 प्लस सो ऑन, और लास्ट वाला हो जाएगा 30C0, ठीक है, 30C30। हाँ चल, अब मुझे नहीं पता कि किसका कोफिशिएंट ढूंढना है, तो पता करते हैं कि जब मैं पहले वाले से सपोज मैं ले रहा हूं 30C0, या ये वाला मुझे आसानी से दिख रहा है, मैं दूसरे वाले से सपोज ले रहा हूं 30C0 और पहले वाले से ले रहा हूं 30C10, दूसरे वाले से ले रहा हूं 30C0 और दूसरे वाले से ले रहा हूं 30C0 और पहले वाले से ले रहा हूं 30C10। अरे यहाँ पर तो कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 40 मुझे खोजना पड़ जाएगा, तो मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। यहाँ तो 30 तक ही दिया हुआ है, खोज सकते हैं क्या कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 40? नहीं सर, नहीं खोज सकते। ऋषिकेश कोई खोज सकते सर, खोज सकते हैं, क्योंकि अभी 1 minus x और 1 plus x मिलके क्या बनाने वाले हैं? 1 minus x का स्क्वायर। 1 minus x का स्क्वायर का पावर जब 30 लोगे तो उसका मैक्सिमम पावर तो 60 तक हो सकता है, तो 40 खोजना हमारे लिए। हाँ बेटा बोल तो ऋषिकेश। 1 minus x स्क्वायर का ना? हाँ नहीं, जब देखो जब हम पावर खोजते हैं तो दोनों के मल्टीप्लीकेशन में खोजते हैं। हमने क्या पढ़ा है? 1 plus x का पावर n, x plus 1 का पावर n, 1 plus x का पावर 2n लिखा था LHS में, और फिर वहां पर कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर n plus r खोजा था, ठीक है।
तो वैसी कोई चीज यहाँ पर भी होने वाली है भाई, वैसी कोई चीज यहाँ पर भी होने वाली है। अगर वो चीज नहीं चाहिए तो फिर ये कहाँ तक जाएगा देखते हैं। 30C0 30C10 से मल्टीप्लाई होने वाला है। यहाँ पर 30C10 क्या देगा, देखो तो अगर आप पहले वाले से 30C0 लेते हो और दूसरे वाले से 30C10, एक्चुअली 60C40 60C20 बराबर होने वाला है, ठीक है। मैं तो चाहता हूं 40 लेकर के ही सॉल्व करो, पर अगर वो कंफ्यूजन हो रही है तो देखो तो ये वाला पहले वाले से 30C0, जब दूसरे वाले में 30C10 तक पहुंचोगे तो x का पार क्या हो चुका होगा, 20। हाँ 20 हो चुका होगा, ठीक है। तो पहले वाले से x का पार, देखो इसके पास तो कोई x का पार है ही नहीं, और यहां पर दूसरे वाले से जब आप 30C20 पहुंचोगे तो x का पार हो चुका, सॉरी 30C10 पहुंचोगे तो x का पार हो चुका होगा 20, ठीक है। अच्छा दूसरे वाले में चेक करते हैं, नेक्स्ट वाला टर्म क्या है भाई, नेक्स्ट वाला टर्म है ये वाले टर्म के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर है 30C1, और नीचे वाले के एक्सपेंशन में जब आप 30C11 पहुंचोगे तो x का पार हो चुका होगा x का पार हो चुका होगा 19, ठीक है। तो पहले वाले में x का एक पार, दूसरे वाले में x का पार 19, दोनों मिलाकर के x का पार 20 दे देंगे। तो कहीं ना कहीं आपको कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 20 चाहिए, ठीक है। अब मैं बाकी टर्म्स मल्टीप्लाई नहीं करने वाला हूं। हाँ अगर आप चेक करना चाहते हो तो लास्ट वाला टर्म देखोगे, पहले वाले एक्सपेंशन में बीच में कहीं पर आएगा 30C20, जब 30C20 को 30C30 से मल्टीप्लाई करोगे, पहले वाले एक्सपेंशन में 30C20 x रेज़ टू द पावर 20 को मल्टीप्लाई करोगे दूसरे वाले एक्सपेंशन के 30C30 से, तब भी आपको x का पावर 20 मिलेगा। मतलब आपको कहीं ना कहीं कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 20 कंपेयर करना है दोनों तरफ, ठीक है। सो जो RHS है उसमें कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 20, जो RHS है उसमें तो कोफिशिएंट ऑफ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। RHS है उसमें कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 20 मुझे पता है 30C0 30C10 माइनस 30C1 30C11 प्लस 30C2 30C12 एंड माइनस एंड सो ऑन, ठीक है। प्लस नहीं होगा उसके बाद, माइनस एंड सो ऑन, ये वाली चीज है। वो लास्ट वाला टर्म मैं नहीं लिख रहा हूं, मुझे समझ में आ चुका है। अच्छा तो LHS से मुझे वही चीज चाहिए। RHS में कोफिशिएंट ऑफ 30C20 सॉरी RHS में कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 20 लिखा गया है, वैसे ही LHS में भी कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 20 चाहिए। तो अभी LHS है 1 माइनस x स्क्वायर रेज़ टू द पावर 30, अभी LHS है 1 माइनस x स्क्वायर रेज़ टू द पावर 30। अब इसी में मुझे कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 20 चाहिए। तो देखो तो इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं भाई, इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं। इसका जनरल टर्म होगा 30CR माइनस x स्क्वायर रेज़ टू द पावर r, ठीक है, माइनस x स्क्वायर रेज़ टू द पावर r। अच्छा अब r की मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिससे कि मुझे मिल जाए x रेज़ टू द पावर 20, r इज इक्वल्स टू 10 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर कोफिशिएंट आ जाएगा, इंप्लाइज यहां पर कोफिशिएंट आ जाएगा 30C10 x माइनस प्लस में बदल जाएगा जब इवन पार ले रहे हो, तो ये हो जाएगा 30C10 x रेज़ टू द पावर 20, और x रेज़ टू द पावर 20 का ही कोफिशिएंट हम दोनों तरफ में कंपेयर कर रहे थे, इसलिए कहीं ना कहीं इसका भी आउटपुट आ जाएगा, इसका फाइनल आउटपुट आ जाएगा 30C10 के बराबर, 30C10 के बराबर यहां पर आ जाएगा 30C10 के बराबर, ठीक है। क्लियर हुआ भाई? यस यस ओके चलो आगे बढ़ते हैं भाई। कोई ऐसा जिसको कोई डाउट है किसी स्टेप में पूछ ले, फिर आगे बढ़ते हैं। तो x रेज़ टू द पावर 20, हाँ तो वो ही सिलेक्ट करना है, वो स्टेप कंफ्यूजन है मुझे। हाँ वो इसलिए सेलेक्ट करना है क्योंकि आप जब इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे 30C10 और 30C0 को, तो सभी में x का एक यूनिफॉर्म पार ही आने वाला है, ठीक है। पहले वाले से 30C0 दूसरे वाले से 30C10 लोगे तो x का यूनिफॉर्म पार ही आने वाला है, और वो यहाँ पर हमेशा x रेज़ टू द पावर 20 रह रहा है, ठीक है, x रेज़ टू द पावर 20 आ जा रहा है, ठीक है। तो वही वाला पार ले लेंगे। चमका ना भाई? आप बोलते हैं कि सर 40 भी तो हो सकता है, तो वो जो 30C10 आ रहा है ना वो 30C20 आ जाता है, 30C10 और 30C20 बराबर होता है, ठीक है। तो आप ऐसा कोशिश करो कि छोटा वाला पार ले लो, ठीक है। मतलब पहले वाले से और दूसरे वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x का जो छोटा वाला पार है वो वाला पार थ्रू आउट यूनिफॉर्म है। 30C1 30C11 को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वाले में से 30C1 लिया, दूसरे वाले एक्सपेंशन में से 30C11 लिया, और जो x का छोटा वाला पार आ रहा है दोनों में से वो वाला पार
थ्रू आउट यूनिफॉर्म है तो x का वही वाला पार का कोफिशिएंट खोज लेंगे LHS में अपने, ठीक है। चलो Yes, sir. चलो एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, वो रिजल्ट देख लेते हैं। सो दिस वाज 17th, ये यही वाली प्रॉपर्टी एक कंटिन्यू की थी हमने। तो ये 18th में मतलब जब डिफरेंस ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट सेम रहेंगे तो उस तरह के क्वेश्चंस देख लिए भाई। अच्छा 18th के बाद 19th है, अब ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के साथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी आ जाए टर्म्स का, ठीक है। तो मुझे चाहिए अब C1 स्क्वायर 2C2 स्क्वायर प्लस 3 times of C3 square plus 3 times of C3 squared plus 4 times of C4 squared up to plus n times of Cn squared। चलो इसकी वैल्यू चाहिए। तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये चीज खतरनाक है ऋषिकेश, यहां पर ना डिफरेंशिएशन से ज्यादा आसान तरीका है, ठीक है। डिफरेंशिएशन से ज्यादा आसान तरीका, और वही आसान मेथड वही इजी मेथड हम थ्रू आउट यूज करने वाले हैं, ठीक है, विदाउट डिफरेंशिएशन। क्योंकि ऑलरेडी मुझे C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर की वैल्यू पता है, ठीक है, ऑलरेडी इस चीज की वैल्यू पता है। तो देखो हम क्या करते हैं, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन करवा रहा हूं, बाकी कुछ क्वेश्चंस इंटीग्रल्स में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो वहां पर कोई दूसरा प्रोसेस यूज करेंगे। ये वाला बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर इस चीज की वैल्यू चाहिए तो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूं 0 टाइम्स ऑफ C0 स्क्वायर, ऐड कर दे रहा हूं 0 टाइम्स ऑफ C0 स्क्वायर। कोई फर्क पड़ा क्या? 0 टाइम्स ऑफ C0 स्क्वायर क्या है? वो तो 0 ही है, ठीक है, वो तो 0 ही है। अच्छा तो देखो अब जिस चीज की मुझे वैल्यू चाहिए, इस चीज की वैल्यू मैं मान लेता हूं S है, इस चीज की वैल्यू मैं मान लेता हूं S है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम भाई? इस चीज की वैल्यू S है, कोई प्रॉब्लम? नो सर। नहीं है, ठीक है। तो हाँ भाई, तो मैं S को ऐसा भी लिख सकता हूं। S को कैसा लिख सकता हूं? मैं उल्टा करके लिख दे रहा हूं, पूरा पलट के लिख दे रहा हूं, ऐसा लिख दे रहा हूं n टाइम्स ऑफ Cn स्क्वायर प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ C1 स्क्वायर प्लस n माइनस 2 टाइम्स ऑफ C2 स्क्वायर प्लस सो ऑन। और ये आखिरी तक गया और ये बना दिया उल्टा कर दिया 0 टाइम्स ऑफ C0 स्क्वायर, पलट दिया मैंने, पूरा का पूरा पलट दिया, करस्पॉन्डिंग टर्म्स एक दूसरे के साथ आ गए, पूरा का पूरा पलट दिया, ठीक है। तो कुछ ऐसा आ गया। अच्छा कुछ ऐसा आ गया, ठीक है, ओके। लेकिन आपको पता है कि NC 0 के बराबर होता है, NCn माइनस 1, देखो यहां पर 1 होगा, यहां पर 1 होगा, जिसके पास जो है उसी का बाइनोमियल कोएफिशिएंट भी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसके पास n-1 है तो इसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट n-1 आएगा। थोड़ा बड़ा लिखता हूं मैं, ठीक है, क्लियर नहीं हो रहा है, थोड़ा बड़ा लिखता हूं। देखो अगर मैं पलट के लिख दे रहा हूं तो लास्ट वाला टर्म बन गया n टाइम्स ऑफ Cn का स्क्वायर। अब इसका जो सेकंड लास्ट टर्म था वो था n-1 टाइम्स ऑफ Cn-1 का स्क्वायर। इसका जो थर्ड लास्ट टर्म था वो था n-2 टाइम्स ऑफ Cn-2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन, ओके। और जो लास्ट टर्म अब पलट के लिख रहे हैं तो ये वाला जो C0 टाइम्स ऑफ C0 स्क्वायर है ये इधर रिपीट हो जाएगा 0 टाइम्स ऑफ C0 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्लियर हुआ भाई, उसी सीक्वेंस को पलट के लिख दिया, सम चेंज नहीं होगा, सम तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, सम तो चेंज नहीं होगा, ओके ठीक है फाइन, सम चेंज नहीं होगा। पर आपको यह भी पता है कि क्योंकि NC0 NCn के बराबर है, NCn-1 NC1 के बराबर है एंड सो ऑन, तो जो दूसरा वाला सीक्वेंस लिखा ना मैंने, उसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, उसको ऐसा लिख सकते हैं n टाइम्स ऑफ C0 का स्क्वायर, क्योंकि Cn C0 के बराबर ही है, ठीक है, प्लस n-1 टाइम्स ऑफ C1 का स्क्वायर, क्योंकि Cn-1 C1 के बराबर है, प्लस n-2 टाइम्स ऑफ C2 स्क्वायर, क्योंकि Cn-2 C2 के बराबर है, एंड प्लस सो ऑन। इसी चीज को इसको लिख सकते हैं 0 टाइम्स ऑफ Cn स्क्वायर, इसकी वैल्यू सबका कोएफिशिएंट n आ जाएगा ना। हाँ बेटा,
पर अभी सबका कोएफिशिएंट विल बी n। हाँ, जब सबको ऐड करेंगे, अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, इसको और इसको ऐड करूंगा, ठीक है, इसको ऐड करूंगा, तो 1 और 2 को जब आप ऐड करोगे तो देखो तो सभी का कोफिशिएंट n आ जाने वाला है, ठीक है, सभी का कोफिशिएंट n आ जाने वाला है। कैसे आ जाने वाला है भाई n? क्योंकि आप 0 टाइम्स ऑफ c नॉट स्क्वायर को n टाइम्स ऑफ c नॉट स्क्वायर से ऐड कर दे रहे हो, तो ये मुझे रिजल्ट में दे देगा n टाइम्स ऑफ c नॉट स्क्वायर। वैसे ही 1 टाइम्स ऑफ c1 स्क्वायर प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ c1 स्क्वायर दे देगा n टाइम्स ऑफ c1 स्क्वायर। तो n को मैं सभी से कॉमन ले रहा हूं, c नॉट स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर अप टू प्लस cn स्क्वायर। इसका आउटपुट देने वाला है, आ जाने वाला है 2 टाइम्स ऑफ s के बराबर। अच्छा भाई, तो s की वैल्यू मुझे चाहिए थी, तो s की वैल्यू हो जाएगी n/2 टाइम्स ऑफ c नॉट स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। इसकी वैल्यू तो मैंने निकाल ली है, 2ncn होती है। देखो तो ऊपर, देख लो ऊपर, अभी तो आज ही तो निकाला कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स क्या हो जाते हैं, ये हो जाता है 2ncn। तो यही मेरा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। यहां पर लिख लेता हूं मैं इसका रिजल्ट, ये दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू n/2 टाइम्स ऑफ 2ncn, ठीक है। चमका भाई? Yes. शिट चला गया। थोड़ा सा और स्पेस चाहिए, ठीक है, ठीक है भाई। लास्ट में थोड़ा सा इसको साफ आसपास लिख देते हैं। सो ये यहां से s बन जाएगा n/2 टाइम्स ऑफ ये वाली वैल्यू मैंने पहले फाइंड कर दी थी, तो ये हो जाएगा 2ncn, ये हो जाएगा 2ncn, ठीक है। पर जैसा ऋषिकेश बोल रहा था कि डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं, डिफरेंशिएट करके भी, एक को डिफरेंशिएट करो, दूसरे वाले को एज इट इज रखो, एक सीक्वेंस को डिफरेंशिएट करो, दूसरे वाले सीक्वेंस को एज इट इज रखो, ठीक है। तो वो वाली चीज समझने के लिए कि डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, वो समझने के लिए हम इंटीग्रल वाला एक पार्ट ले रहे हैं। इंटीग्रल वाले पार्ट में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी, प्रॉपर्टी नंबर 19 के बाद प्रॉपर्टी नंबर 20 में वो वाला फॉर्म करके देखते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मुझे वैल्यू चाहिए, सी, नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, हाँ, अब मुझे वैल्यू चाहिए c नॉट स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c2 स्क्वायर्ड अपॉन 3 प्लस सो ऑन प्लस cn स्क्वायर्ड अपॉन अपॉन n+1, ठीक है। अच्छा भाई, ठीक है। तो देखा जाए तो इसके लिए देखो, ऊपर वाले में भी जो अभी मैं मेथड यूज करने वाला हूं वो ऊपर वाले के लिए भी एप्लीकेबल है, पर ऊपर वाले का ये एक छोटा शॉर्टकट है। वो वाला मेथड में क्या करते हैं, मैं 1 + x⁻n को एक बार डिफरेंशिएट कर देता और फिर x + 1⁻n की एक्सपेंशन से मल्टीप्लाई कर देता। 1 + 1 को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। जो ऊपर तक हमने कहानी पढ़ी ना, लोअर बाइनोमियल कोएफिशिएंट में 2 एक्सपेंशन लेते हैं, उनमें किसी एक को डिफरेंशिएट करोगे, इनफैक्ट 1 + x⁻n को डिफरेंशिएट करोगे और दूसरे वाले एक्सपेंशन को एज इट इज ले लोगे और फिर जो रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट है x का वो वाला कोएफिशिएंट खोज लोगे, वहां पर कोएफिशिएंट ऑफ x⁻n खोजना है, ठीक है। अच्छा, यहां पर ये वाला टर्म सॉल्व करने के लिए मुझे एक एक्सपेंशन मुझे पता है। कौन सा एक्सपेंशन पता है मुझे ऑलरेडी? मुझे एक्सपेंशन पता है 1 + x⁻, यहां पर इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो आपको पता है 1 + x⁻n होता है। इसको मैं ब्लैक से नहीं लिखता हूं, हाँ, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, 1 + x⁻n होता है आपका c0 + c1x + c2x² + c3x³ प्लस अप टू प्लस cn x⁻n, ठीक है। अब ध्यान देना, डिनोमिनेटर में 2 केवल एक के पास है, 3 एक 3 है, 3 स्क्वायर नहीं है, n+1 का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अगर ये टर्म्स नहीं है और ये 1 अपॉन में चल रहे हैं तो मुझे एक बार इंटीग्रेट करना है किसी टर्म को।
तो जो एक बार इंटीग्रेट करना है जिस एक्सपेंशन को ना, उसको मैं पहला वाला एक्सपेंशन मान ले रहा हूं। मुझे इसी 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एन को, मुझे इसी 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एन को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो देखो, तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसका तो आपको फाइनल आउटपुट भी पता है। इसका फाइनल आउटपुट क्या आ जाता है, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। सी नॉट को इंटीग्रेट करेंगे, सी नॉट टाइम्स ऑफ एक्स, c1 को इंटीग्रेट करेंगे, c1 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर्ड अपॉन 2, c2 टाइम्स ऑफ x क्यूब अपॉन 3 प्लस अप टू प्लस cn टाइम्स ऑफ x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ओके, अब c नॉट का स्क्वायर चाहिए, c नॉट का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। लोअर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए, सी नॉट का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो सी नॉट का स्क्वायर चाहिए, तो मैं लेता हूं इसमें, अगर मैं x प्लस 1 रेज टू द पावर n का एक्सपेंशन ले लूं, x प्लस 1 रेज टू द पावर n का एक्सपेंशन ले लूं, ठीक है, x प्लस 1 रेज टू द पावर n का एक्सपेंशन ले लूं, तो ये मुझे दे देगा x प्लस 1 रेज टू द पावर n का एक्सपेंशन, ये मुझे दे देगा c नॉट टाइम्स ऑफ x रेज टू द पावर c नॉट टाइम्स ऑफ x रेज टू द पावर n प्लस c1 टाइम्स ऑफ x रेज टू द पावर c1 टाइम्स ऑफ x रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस c2 टाइम्स ऑफ x रेज टू द पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन, और लास्ट वाला टर्म होगा cn टाइम्स ऑफ कुछ नहीं, cn टाइम्स ऑफ x रेज टू द पावर 0, ठीक है। क्लियर है? एक टर्म को मैंने इंटीग्रेट कर दिया, एक टर्म एज इट इज ले लिया। जो सेकंड वाला एक्सपेंशन था, दो ही एक्सपेंशन हम यूज करते थे, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n, ये तो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन आ गया, दो एक्सपेंशन यूज करते थे, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n और x प्लस 1 रेज टू द पावर n। तो ऊपर वाले एक्सपेंशन को मैंने इंटीग्रेट कर दिया, तो कुछ ऐसा मिल गया, ठीक है। नीचे वाले एक्सपेंशन को मैंने एज इट इज एक्सपैंड कर दिया। अच्छा, अब देखो सी नॉट स्क्वायर क्रिएट कैसे होगा। सी नॉट स्क्वायर क्रिएट करने के लिए किसको किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x रेज टू द पावर n प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। पहले वाले में x रेज टू द पावर n प्लस 1 मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तब भी क्या x रेज टू द पावर n प्लस 1 मिल रहा है? यस, हाँ, तो इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो c1 स्क्वायर मिल रहा है, डिवाइडेड बाय 2 जो चाहिए वो सब तो मिल रहा है, और x रेज टू द पावर n प्लस 1 मिल रहा है, ठीक है। वैसे ही जब आप तीसरे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां पर भी x रेज टू द पावर n प्लस 1 मिल रहा है। मतलब आपको कहानी क्या चाहिए, ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो ऊपर में मसाला है भाई, ये मसाला क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n प्लस 1 है। लेकिन किसमें कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n? जब मैं ये वाले एक्सपेंशन को और ये वाले एक्सपेंशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में, जब उतने ढेर सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो उतने ढेर सारे टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन में मुझे चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n प्लस 1, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n प्लस 1। तो अगर RHS में आपको चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n प्लस 1, तो आपको LHS के भी टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन में चाहिए होगा कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n प्लस 1, ठीक है। RHS में ये वाली जो चीज आ रही है, कौन सी चीज भाई, c नॉट स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c2 स्क्वायर अपॉन 3 प्लस सो ऑन, ये है कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n प्लस 1। तो अगर आपको RHS में कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n प्लस 1 चाहिए, तो LHS में भी आपको दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो LHS में भी आपको कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n प्लस 1 ही चाहिए होगा। अब LHS से कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n प्लस 1, LHS के प्रोडक्ट से कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n प्लस 1 निकालना है। तो LHS का जो प्रोडक्ट आने वाला है वो देखो तो क्या आ जाने वाला है भाई, वो आ जाने वाला है 1 प्लस x रेज टू द पावर, देखो पहले से एक n प्लस 1 था, उसमें n मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हो जा रहा है 2n प्लस 1, ये दे रहा है 2n प्लस 1 माइनस 1 प्लस x रेज टू द पावर n। फिर से देखो 1 प्लस x रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं x प्लस 1 रेज टू द पावर n से, तो जब पहले वाले टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो दे देगा 1 प्लस x रेज टू द पावर 2n प्लस 1 माइनस, जब दूसरे वाले 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो दे देगा x प्लस 1 रेज टू द पावर n, उसी को मैंने लिख दिया 1 प्लस x रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय जो टर्म है वो तो है n प्लस 1, डिवाइडेड बाय जो टर्म है वो तो है n प्लस 1, ठीक है। तो इसमें देख यहां पर खेला हो जाएगा भाई, जो पहला वाला टर्म है जो मेरा LHS है, उसका ये जो दूसरा वाला बेचारा टर्म है ये गरीब है,
क्यों गरीब है भाई? ये वाला टर्म गरीब क्यों है? क्योंकि 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर एन कभी भी एक्स रेस टू द पावर एन प्लस 1 का टर्म नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है भाई? वो ज्यादा से ज्यादा एक्स रेस टू द पावर एन तक जा सकता है। ठीक है, मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए एक्स रेस टू द पावर एन प्लस 1 का कोफिशिएंट। जो दूसरा वाला टर्म है, अगर वो एक्स रेस टू द पावर एन प्लस 1 का कोफिशिएंट दे ही नहीं सकता, वो अगर मैक्सिमम एक्स रेस टू द पावर एन तक ही जा सकता है भाई, तो क्या उसको कंसिडर करना है भाई? नहीं, इसको लात मार दो भाई। तो बचेंगे कौन से टर्म्स? बचेंगे केवल 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर 2n प्लस 1 भाई, यही दे सकता है। ये दूसरा वाला फालतू है, कोई काम का नहीं, इसकी इज्जत नहीं करेंगे भाई। इज्जत किसकी करेंगे? 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर 2n प्लस 1 की। ये मुझे कहीं ना कहीं एक्स रेस टू द पावर n प्लस 1 का टर्म दे सकता है, पर इसके साथ डिनोमिनेटर में अभी भी n प्लस 1 है। डिनोमिनेटर वाला n प्लस 1 किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। केवल आपको 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर 2n प्लस 1 में कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू द पावर n प्लस 1 चाहिए। तो ऊपर में अगर कद्दू होता है तो यहां पर भी ऊपर में कद्दू ले लो, c जो कोफिशिएंट चाहिए एक्स रेस टू द पावर n प्लस 1 का चाहिए, तो यहां पर n प्लस 1 ले लो। ठीक है, तो ऊपर लिखी हुई कहानी का जो आउटपुट आएगा वो आएगा 2n प्लस 1 cn प्लस 1। ठीक है, अरे डिवाइडेड बाय तो मैं भूल ही गया था, डिवाइडेड बाय n प्लस 1 भी रहेगा। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था, डिवाइडेड बाय n प्लस 1 भी रहेगा। ठीक है, तो आप पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, इसको जल्दी से नोट कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखेंगे 2n प्लस 1 cn प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। मैं ऊपर में आउटपुट लिख देता हूं इसका, दिस इज इक्वल्स टू, फिर वो आप 2n प्लस 1 cn प्लस 1 को ना आपको फैक्टोरियल के फॉर्म में भी पूछ सकता है, 2n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, वो आप कन्वर्ट कर लोगे अपने से। तो यहां पर मैं केवल डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं 2n प्लस 1 c n प्लस 1। ठीक है, या 2n प्लस 1 c 2n प्लस 1 माइनस n प्लस 1, तो उससे जो भी आ जाएगा वो देख लेना। ठीक है, किसी को कोई डाउट भाई इसमें? कोई डाउट? सभी को समझ में आ गया? यस सर। यस सर। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो भाई, हाथी पाल लो लेकिन डाउट मत पालना। यहाँ पर आसान क्वेश्चन है, आसान। देखो इसको दिखने में ना, जब ये केवल क्वेश्चन आएगा ना बहुत टफ लगेगा, अरे भाई बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल, कुछ नहीं है भाई, एक एक्सपेंशन में खत्म हो जाता है वो क्वेश्चन। ठीक है, 2-4 कर लोगे ना, एक्सपेंशन पे खेलना है। ठीक है, चलो। सो अभी के लिए, हाँ ये तो क्वेश्चन था। हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी, ये वाली प्रॉपर्टी मेन थी। ये वाली प्रॉपर्टी में क्या था कहानी? डिफरेंस ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स सेम थे, डिफरेंस ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट सेम थे। और हाँ, यहाँ पर डिफरेंस ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स तो नहीं, ये अपने आप में एक दूसरा टर्म है। अब मैं चाहता हूं कि आप एक चीज इसमें ट्राई कर लेना। और क्या ट्राई करोगे? ऊपर वाले को भी मैंने पलट करके ऐड किया है, ऊपर वाले को आप वैसे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जैसे ऋषिकेश बोल रहा था, आप क्या करो, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n को डिफरेंशिएट करना, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n को पहले वाले एक्सपेंशन को डिफरेंशिएट करो, दूसरे वाले एक्सपेंशन को एज इट इज ले लो। ठीक है, और फिर कोई रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स ढूंढो। ठीक है, सेम आंसर आएगा, चेक कर लेना भाई। जैसे मैंने अभी दूसरा वाला किया, पहले वाले टर्म को इंटीग्रेट करके, वैसे इसके ऊपर वाले में पहले वाले एक्सपेंशन को डिफरेंशिएट करके भी आंसर आ सकता है। ठीक है, तो वो एक बार ट्राई कर लेना, लिख लो वहां पर, ट्राई करना है वो आज ही ट्राई करना है, वरना भूल जाओगे, और भूल जाओगे तो समझ नहीं पाओगे। बिल्कुल सेम है, जैसा ये वाला किया वैसे ही ऊपर वाले में पहले वाले को डिफरेंशिएट करना, और कुछ दोनों में डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो चमका भाई? यस यस सर। चलो 20th हो गया। अब नया वाला जो फॉर्म है, इसमें सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो अब जो टाइप 2 है, इसमें हम पढ़ेंगे। एक काम करता हूं, मैं इसको ठीक से चार्ज करता हूं एक बार, लैपटॉप बंद करके। स्टॉप।